बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार हर्ष फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद भी शादी समारोह में खुलेआम असलहे से फायरिंग के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। सोमवार देर शाम मणियाव थाना क्षेत्र के मुतक्कीपुर स्थित भारत मैरिज लॉन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक कई राउंड फायरिंग करता नजर आ रहा है। इस दौरान वहां पर कई लोग डांस करने में भी व्यस्त हैं। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मणियाव थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक मैरिज लॉन में हर्ष फायरिंग की गई है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की। इसके साथ ही वीडियो के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। बावजूद इसके हर दूसरे तीसरे दिन हर्ष फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। बीच सड़क पर धो धो कर जल रही कार की तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की हैं। यहाँ कल्याणपुरा गांव के पास चलती हुई कार में चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर कुछ लोग सतपिपलिया से इछावर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में ही उनकी कार में आग लग गई और आग का गोला बन गई। हालांकि हादसे के बाद तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से लोग सुरक्षित बाहर निकले। फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण एक शख्स के आशियाने पर संकट आ गया। हालत यह है कि पूरा परिवार दहशत के साए में जी रहा है। मामला झुंझुनू जिले के किठाना गांव का है। पीड़ित परिवार गांव के सरपंच से लेकर एसडीएम तक गुहार लगा चुका है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में पूरा परिवार इन सर्द रातों में टेंट में गुजारा कर रहा है। लाचारी की ये कहानी है किठाना गांव के मूलचंद जांगिड़ की, जिन्होंने जीवन भर की पूंजी जोड़कर अपने 2 बेटों के लिए आशियाना बनाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जलदाय विभाग की लापरवाही से उनके आशियाने पर आफत आ जाएगी। दरअसल मूलचंद जांगिड़ के घर के पास ही जलदाय विभाग ने पानी सप्लाई के लिए 2 बड़े टैंक बनाए हैं। टैंकों की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज के कारण रिस रहा पानी मूलचंद जांगिड़ के घर की नींव में जाने लगा है। अब स्थिति ये हो गई है कि पूरे मकान में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। दरार इतनी मोटी है कि हर समय हादसे का डर बना रहता है, जिसके बाद पूरा परिवार अपना मकान रहते हुए सर्दी के इस मौसम में टेंट में अपनी रातें गुजारने को मजबूर है। डूंगरपुर जिले में दिव्यांग महिलाएं अब किसी पर बोझ नहीं रहेंगी। इन दिव्यांग महिलाओं को समाज में खुद की पहचान और आत्मनिर्भर बनाने के लिए डूंगरपुर का आपड़ो संस्थान उनकी मदद कर रहा है। शहर के नवाडेरा में संचालित आपड़ो संस्थान दिव्यांग महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देता है। संस्था में फिलहाल 15 दिव्यांग महिलाएं हैं, जिन्हें सिलाई सिखाई जा रही है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद इन महिलाओं को राजीविका की सहायता से सिलाई मशीन दिलाई जाती है, जिससे घर में बैठकर ये दिव्यांग महिलाएं सिलाई करके स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। संस्था से प्रशिक्षण लेकर अब तक 500 से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। संस्था में प्रशिक्षण ले रही काली आमलिया दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, जिसके कारण काली की शादी भी नहीं हो पाई। काली के परिवार में भाई भाभी और पिता हैं। भाई भाभी उनसे अलग रहते हैं। ऐसे हालात में बाप बेटी के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। अब काली सिलाई का काम सीख रही है और जल्दी ही घर में सिलाई की मशीन डालकर अपना और अपने पिता का खर्च उठाएगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौती को पार कर रही हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स हो, सभी में बेटियां बाजी मार रही हैं। अब जरा धूप में पसीना बहाती इन बेटियों को देखिए, जो फुटबॉल में कैरियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं और फुटबॉल में राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ इसी में कैरियर बनाने की हसरत रखती हैं। ये फुटबॉलर बेटियों की तस्वीरें रामगढ़ से सामने आई हैं। फुटबॉल खेलने वाली खिलाड़ियों ने बताया कि हम लोगों को गांव स्तर पर अच्छे मैदान, कोच की कमी है।
साथ ही खेलने के लिए अच्छे जूते तक उपलब्ध नहीं है। अगर उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल जाए तो वे भी फुटबॉल में परचम लहरा सकती हैं। लड़कियों में फुटबॉल के प्रति जज्बा खूब है। वे भी अष्टम उरांव के जैसा नाम कमाना चाहती हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में ये मजबूर हो जाती हैं। पर फिर भी ये बेटियां हार मानने को तैयार नहीं हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं अब पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। अब कोर्ट में दांव पेच आजमाती इन महिलाओं को देखिए और हैरान मत हुई। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला जिले की हैं। यहाँ महिला कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एक साथ 3 पीढ़ियां नजर आईं। 3 पीढ़ियों की बात इसलिए क्योंकि 15 साल की लड़कियों से लेकर 60 साल की महिलाएं इस प्रतियोगिता में शामिल हुई। जोश और जज्बे से ओतप्रोत और मैदान में प्रतिद्वंदियों को पटकनी देने की जिद, सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। दर्शकों ने भी इस प्रतियोगिता का खूब आनंद उठाया। पिछले 2 दिनों से तापमान में कमी के बाद प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू के मौसम का मजा सैलानियों को अब आने लगा है। माउंट आबू की वादियों में लगातार तापमान में गिरावट के बाद माउंट आबू के क्लाइमेट का मजा लेने वाले सैलानियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 दिन में 12,000 से ज्यादा सैलानियों ने माउंट आबू में एंट्री की है। सैलानी गुरु शिखर, सनसेट पॉइंट, कुमारवाड़ और नक्की झील में बोटिंग का मजा लेते देखे जा रहे हैं। माउंट आबू में पर्यटकों की अच्छी आवक से कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से स्थानीय इलाकों में जहां होटल में चहल पहल है, वहीं खाने पीने के साथ साथ कई दूसरे सामानों की बिक्री में जोरदार उछाल आया है। माउंट आबू में पहुंचने वाले सैलानियों में सबसे ज्यादा संख्या गुजरात से आने वाले लोगों की है। सर्दी जैसे जैसे जोर पकड़ती जा रही है, उससे बचाव के लिए भी लोग तैयार दिखने लगे हैं। रेगिस्तान गर्मी के साथ साथ सर्दी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ तपिश भरी गर्मी के बाद सर्दी का सितम भी देखने को मिलता है। राजस्थान में हर समस्या का हल स्वाद और खाने खजाने से होकर निकलता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी अब सर्दी लोगों को सताने लगी है। ऐसे में जैसलमेर के लोग भी सर्दी पर फुल स्टॉप लगाने के लिए केसर बादाम युक्त दूध का उपयोग करते हैं। स्वर्ण नगरी की जनता हो या फिर जैसलमेर को निहारने आने वाले पर्यटक, केसर बादाम दूध सभी की पहली पसंद बन चुका है। शहर के कई चौराहों पर केसर बादाम वाले दूध के स्टॉल लगाए गए हैं। इतना स्वादिष्ट है कि हमें 3 किलोमीटर से खींच कर लेके आते हैं। और भाई प्रभु पे कल का क्या कहना है इनके दूध के स्वाद के। यहाँ का दूध बहुत ही फेमस है। जैसे कि हम यहाँ दूध का हम सोच के नहीं आए थे, काफी दिनों बाद आए थे। आज किसी ने बताया कि वहाँ का दूध अच्छा है और जाओ, हम यहाँ आए। बादाम और केसर में जो गुण है, उनके साथ साथ यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं सर्दी में यहाँ पर दूध पीने। सर्दी को सहन कर सर्दी उड़ाने के लिए कहीं न कहीं एक रामबाण इलाज की तरह जैसलमेर का ये दूध, जिसे सर्दी से ज्यादा लोग स्वाद की वजह से पसंद करते हैं। ये खूबसूरत बिल्डिंग किसी आधुनिक कॉन्वेंट स्कूल की नहीं है, बल्कि वाराणसी में बने सरकारी प्राइमरी स्कूल की है। यूपी सरकार ने वाराणसी में स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के अंतर्गत ऐसे 2 आधुनिक स्कूल तैयार कर दिए हैं, जिसमें अब गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा ले सकेंगे। वाराणसी के राजघाट और महमूरगंज इलाके में ये 2 बेहतरीन स्मार्ट प्राथमिक स्कूल बनाए गए हैं। करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से इन स्कूलों को तैयार किया गया है, जिसकी नींव 26 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। स्कूल में सुविधाओं की बात कर ली जाए तो ये स्कूल पूरी तरीके से स्मार्ट है। स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट लाइब्रेरी, स्वच्छ वातावरण, शौचालय, इसके साथ ही सामान्य कक्षा में बैठने की उत्तम व्यवस्था और दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल में आने जाने के लिए एक अलग से रेलिंग तैयार की गई है। इसके साथ ही फर्नीचर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की हर सुविधा को बेहतर तरीके से विकसित किया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के सलगुरा मठ में बौद्ध धर्मावलंबियों ने कालचक्र पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान पूजा के अलावा कई शानदार कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी सिटी सेंटर से करीब 6 किलोमीटर दूर सलगुरा में बना ये मठ बौद्ध धर्म की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ स्थानीय लोग और पर्यटक ध्यान करने आते हैं।
इस मठ का मुख्य आकर्षण मठ के बीच मुख्य सफेद रंग की इमारत पर बना एक सुनहरा 100 फीट का विशाल सुंदर द ग्रेट इंटरनेशनल ताशी गोमांग स्तूप है, जिसका निर्माण एक तिब्बती लामा कालू रिनपोचे ने करवाया था। इस 100 फीट के स्तूप में परंपरागत 5 अवशेष रखे गए हैं, जो बौद्धों में बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। यह स्तूप भिक्षुओं में लोकप्रिय है और माना जाता है कि यहाँ ध्यान और पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मठ के भवन के अंदर एक कमरे के पास एक बड़ा प्रेयर व्हील है, जहां श्रद्धालु दीपक जलाते हैं। मेरठ के हस्तिनापुर में नमामि गंगे परियोजना के तहत वन विभाग, नगर पंचायत, ग्राम्य विकास विभाग की ओर से गंगा उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें प्रातः गंगा घाट पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इसके बाद नगर पंचायत हस्तिनापुर के क्षेत्र में विशाल रैली और प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें हस्तिनापुर के कई प्रबुद्ध नागरिकों, छात्रों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लिया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक और रंगोली कार्यक्रम प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। दोपहर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हस्तिनापुर वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें मां गंगा की महत्ता और मां गंगा से जुड़े कई पहलुओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। राजस्थानी शैली में आधारित कठपुतली नाटक, शहनाई वादन, जल तरंगी का भी सुंदर प्रस्तुतिकरण शहनाई ग्रुप ने किया। ये स्लीपर दिखते तो सामान्य हैं, लेकिन बड़े काम के हैं। अगर आप भी इसकी खूबियां जानेंगे तो उछल जाएंगे। दरअसल हाई स्कूल की एक छात्रा ने उन लोगों को सबक सिखाने के लिए खास चप्पल तैयार किए हैं जो लड़कियों और महिलाओं को परेशान करते हैं। छात्रा ने इन्हें एंटी रेप स्मार्ट फुटवियर का नाम दिया है। छात्रा का नाम विजय लक्ष्मी बिरादरा है और वो कर्नाटका के कलबुर्गी की रहने वाली है। छात्रा विजय लक्ष्मी ने एंटी रेप फुटवियर का आविष्कार कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस सैंडल में ऐसे खास गुण हैं जो महिलाओं को मनचलों से बचाता है। दोनों पैरों के सैंडल के लिए अलग अलग तरह के 2 सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए हैं। एक सैंडल से जहां मनचलों को झटका लगता है, वहीं दूसरे में लगे जीपीएस से संदेश भेजने की व्यवस्था है। अगर कोई किसी महिला से छेड़छाड़ की कोशिश करता है तो उसे 0.5 एम्पियर का झटका लगेगा। ऐसा करने के लिए सैंडल की एड़ी के पास लगा एक बटन दबाना होता है। इस सैंडल को पहनने वाले को बिजली लगने का खतरा भी रहता है। भारत की अध्यक्षता में G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की पहली बैठक कर्नाटक के देवनाहली में मंगलवार को शुरू हुई। 3 दिवसीय बैठक के एजेंडे में वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, बुनियादी ढांचे और स्थायी वित्त पर चर्चा करना शामिल है। ये बैठक वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के नेतृत्व में G20 वित्त ट्रैक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित है। ये वैश्विक आर्थिक संवाद और नीति समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। G20 FCBD बैठक की ये अध्यक्षता अजय सेठ, सचिव आर्थिक मामलों के विभाग और RBI के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल डी पात्रा कर रहे हैं। बैठक में G20 सदस्य देशों और कई अन्य देशों समेत भारत की ओर से आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उनके समक्ष भाग ले रहे हैं। वहीं G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक 23 से 25 फरवरी 2023 के बीच बेंगलुरु में होगी। खेतड़ी में 12वां विरासत दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पन्ना सागर तालाब पर महाआरती हुई। दरअसल स्वामी विवेकानंद के 12 दिसंबर 1897 को भारत लौटने पर खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह ने देसी घी के दीपक जलाकर दीपावली मनाई थी। उस समय खेतड़ी के ऐतिहासिक पन्ना सागर तालाब पर जलसे का आयोजन किया गया था। उसी उत्सव को फिर से साकार करते हुए स्वामी विवेकानंद के खेतड़ी आगमन की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये आयोजन पिछले 12 सालों से विरासत दिवस के तौर पर किया जा रहा है। इस मौके पर रामकृष्ण मिशन के तत्वावधान में पन्ना सागर तालाब पर हजारों दीपक जलाए गए। साथ ही स्वामी विवेकानंद और राजा अजीत सिंह की सजीव झांकियां निकाली गयी। इस खास मौके को साई काल वृंदावन से आए कलाकारों ने रासलीला से और खास बना दिया। आज का दिन खेतड़ी के लिए ऐतिहासिक दिन है।
ठीक 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद शिकागो से विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन का जब कार्यक्रम के आए थे, राजा अजीत सिंह जी ने उनका यहाँ स्वागत किया था। अपने अलग अंदाज में ट्रैफिक संभालने वाले इंदौर के डांसिंग कॉप रणजीत सिंह इन दिनों ग्वालियर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के गुर सिखा रहे हैं। ग्वालियर की सड़कों पर वो अपने अनोखे अंदाज में लोगों को ट्रैफिक सेंस के प्रति अवेयर कर रहे हैं। ग्वालियर पुलिस को रणजीत की जरूरत रोड एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों के बाद पड़ी। रणजीत सिंह ने मंगलवार को तानसेन तिराहा, फूलबाग चौराहा सहित अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट संभाला और लोगों को अपने डांसिंग अंदाज में सीट बेल्ट, हेलमेट लगाने के साथ ही जीब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल रूल फॉलो करने की जानकारी भी दी। रंजीत कहते हैं कि वो एक्सीडेंट रोकने के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। साथ ही डांसिंग करने के पीछे मकसद ये है कि लोग उसे देखकर स्ट्रेस फ्री रहें। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि लोग ट्रैफिक रूल जरूर फॉलो करें, क्योंकि एक लापरवाही आपके घर को गम देने के साथ अंधेरे में ले जाती है। सहरसा से अजीबोगरीब खबर सामने आई है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी पुल का उद्घाटन हो रहा हो और वो पुल उसी समय धाराशायी हो जाए? जी हाँ, ऐसी घटना का एक वीडियो सामने आया है, जहां नवहट्टा प्रखंड के क्षेत्र के किदली पंचायत में एक पुल उद्घाटन के कुछ देर बाद ही ध्वस्त हो गया। असय घाट पर ग्रामीणों के सहयोग से इस चचरी पुल का निर्माण कराया गया था। हादसे में पुल का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व बीडीओ आरजेडी नेता गौतम कृष्ण और उनके समर्थक बाल बाल बच गए। कोसी नदी की असय घाट पर चचरी पुल का उद्घाटन करने के बाद आरजेडी नेता गौतम कृष्ण लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच अचानक चचरी पुल ध्वस्त हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि आरजेडी नेता लोगों को संबोधित कर रहे हैं और किस तरह अचानक चचरी पुल टूट गया और सभी पुल से नीचे गिर गए। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दिल ने धोखा दिया और बीच चौराहे पर एक शख्स की सांस अटक गई। पल भर की देरी होती तो जान चली जाती, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां बार सके ना कोई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां गोले के मंदिर के पास चौराहे पर एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। जैसे ही बुजुर्ग की सांसें अटकी, वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर सोनम पराशर ने बुजुर्ग को न केवल सीपीआर देने लगी, सीने को दबाने लगी, जिससे सांसें ना रुके, ऑक्सीजन सप्लाई न रुके, क्योंकि अचेत पड़े अंकल जी के पास उतना समय तो था नहीं कि उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाए। लिहाजा महिला इंस्पेक्टर ने वहीं सीपीआर देना शुरू किया। बाद में बुजुर्ग को अस्पताल लाया गया। इधर सोनम पराशर के इस नेक काम की खूब तारीफ हो रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में मंगलवार को स्केटिंग का ट्रायल सफल रहा। सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक आइस स्केटिंग रिंक के संचालकों, सदस्यों और पदाधिकारियों ने स्केटिंग की। आधे घंटे तक स्केटिंग का ट्रायल किया गया। ट्रायल सफल होने के बाद बुधवार से रिंक में सदस्य आइस स्केटिंग कर सकेंगे। आइस स्केटिंग क्लब के सचिव पंकज प्रभाकर और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह से स्केटिंग सत्र नियमित रूप से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार उम्मीद है कि पिछले साल की तुलना में ज्यादा सेशन आयोजित किए जाएंगे। पंकज प्रभाकर ने बताया कि स्मार्ट सिटी के चलते रिंक का आधार छोटा हो गया है। बावजूद इसके 20 दिनों की मेहनत के बाद मैदान को स्केटिंग के लिए तैयार कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिमला के लक्कड़ बाजार में बना आइस स्केटिंग रिंक एशिया का पहला ओपन एयर रिंक है। यहाँ आज भी प्राकृतिक रूप से बर्फ जमाई जाती है। इस रिंक को 1920 में अंग्रेजों ने बनाया था। तब से लेकर हर साल यहाँ पर सर्दियों में प्राकृतिक रूप से बर्फ जमाकर स्केटिंग करवाई जाती है। अरे भाई, ठंड का मौसम है और ठंड तो सबको लगती है। मासूम जानवर तो ठंड से अपना खुद बचाव भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में अब जानवरों को भी ठंड से बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बोकारो जैविक उद्यान में लेपर्ड, भालू, नीलगाय, हिरण, अजगर सहित कई प्रजाति के पशु पक्षी हैं, जिनको लोग देखने आते हैं। ऐसे में उद्यान प्रबंधन उनके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था कर रहा है। जैविक उद्यान के उप महाप्रबंधक ने बताया कि लेपर्ड, भालू को ठंड से बचाने के लिए उनके पिंजड़े के बाहर हीटर लगाया गया है, ताकि रात में पड़ रही कड़ाके की ठंड से उन पर असर न पड़े। हिरण
रण ब्लैक सांभर को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। अजगर को ठंड से बचाने के लिए उसके कमरे में पुआल रख दिया जाता है ताकि वह रात भर पुआल के अंदर रहे। दरअसल ठंड का मौसम आने के बाद से ही बोकारो के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इसलिए जानवरों की देखभाल करना काफी जरूरी हो जाता है। सर्दी बढ़ने के साथ अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पर बाल रूप में विराजमान भगवान रामलला की सेवा एक छोटे से बालक की तरह शुरू हो गई है। रामलला को किसी भी तरह ठंड न लगे, इसका हर तरह से ध्यान रखा जा रहा है। ब्लोअर की गर्म हवा के साथ उन्हें रात में शयन आरती और भोग के बाद रजाई ओढ़ाई जा रही है। सुबह की आरती के बाद रामलला को दूध की बनी रबड़ी का भोग लगाया जा रहा है। उन्हें ऊनी और मखमली वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और गुनगुने जल से स्नान करवाया जा रहा है। रामलला को भोग में भी ऐसी वस्तुएं दी जा रही हैं जिनकी तासीर गर्म हो और वो बाल रूप में विराजमान भगवान को ठंड से बचाने में सहायक हों। रामलला के सहायक पुजारी संतोष तिवारी ने बताया कि रामलला को दोपहर और शाम की आरती के बाद दूध की खीर, देसी घी का हलवा का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। इसके अलावा पूड़ी, सब्जी, चावल, दाल का भोग लग रहा है। अब रामलला को तिल से बने लड्डू का भी भोग लगाया जाएगा। रामलला के लिए बहुत पूर्ण व्यवस्था है और किसी प्रकार की ठंड से कोई प्रभाव वहाँ रामलला को नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लोअर लगा हुआ है जो गर्म हवा दे रहा है, रजाई है, कम्बल है।